Hello everyone, this is Sunil Jani physicist and welcome back at my YouTube channel TMBB Physics Classes। पिछले लेक्चर्स में अपन ने प्रकाश के परावर्तन, उनके नियम के बारे में पढ़ लिया था और आज के वीडियो लेक्चर में अपन दर्पण, विचलन कोण और उसकी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिस किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, पिछले मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो प्लीज 2 लेक्चर देखें और लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको लास्ट में 5 क्वेश्चन दिए थे, जिसका एक स्टूडेंट है खुशी सोनी, जिसने जवाब दिया था और 4 क्वेश्चन तो उसने सोल्व कर दिया, 1 क्वेश्चन उससे नहीं हुआ तो उसने कमेंट में पूछा था कि लास्ट वाले 5th क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर अपना लेक्चर आगे कैरी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण में कितने डिग्री का कलांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर फेज डिफरेंस पूछा था तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ इसको आंसर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मीडियम हो जो कि है सघन, ठीक है, और इस सतह पर इधर से कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो ये हो गई आपतित, ठीक, और इधर से वापस आकर आ रही है परावर्तित। क्लियर? तो बात आती है सर कि आपतित और परावर्तित तरंग के मध्य कितना कलांतर यानी फाई उत्पन्न होता था, तो याद रखना इसमें होगा 180 डिग्री यानी कि पाई। ठीक, और अगर ये कलांतर अगर ये माध्यम सघन ना होकर विरल होता तो यहां पर कलांतर उत्पन्न होता 0। ठीक है, ये पिछले लेक्चर का था। ठीक, अब आगे का लेक्चर अपन कैरी करते हैं, तो उसको मैं रफ कर देता हूं। तो देखिए आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे पहला पार्ट है आपके पास मिरर यानी कि दर्पण। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है? दर्पण वास्तव में एक पारदर्शी टुकड़ा होता है, कांच का टुकड़ा, जिसके एक तरफ पॉलिश की हुई हो और दूसरा जो भाग है वो परावर्तन का काम करता है। ठीक है, क्या है भाई? एक कांच का टुकड़ा है, पारदर्शी कांच का टुकड़ा। अब जो जरूरी नहीं कांच हो सकता है यहाँ पर फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक पारदर्शी टुकड़ा होना चाहिए, चाहे वो फाइबर का हो चाहे वो कांच का हो, और उसके अगर एक तरफ अगर आप पॉलिश कर दो, ठीक है, तो दूसरी तरफ परावर्तन का काम करेगा, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास? दर्पण। ठीक है, तो दर्पण की परिभाषा क्या हुई? वह पारदर्शी भाग जिसके एक तरफ पॉलिश की हुई हो और दूसरा भाग परावर्तन का कार्य करता है, दर्पण कहलाता है। ठीक, अब दर्पण होते हैं बेटा 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को आप इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं और गोलीय को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय का दूसरा नाम वक्रीय भी बोल सकते हैं आप। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से नाम से पता लग रहा है तो दर्पण। तो दर्पण में क्या होगा? एक तरफ पॉलिश तो होगी तो, और एक तरफ परावर्तन का काम करेगा। तो अगर जो भाग परावर्तन का काम कर रहा है वो समतल है, क्या है? समतल है, प्लेन है, तो वो कहलाएगा समतल दर्पण। और अगर परावर्तन का काम करने वाला भाग अगर गोलीय है या गोले का कटा हुआ टुकड़ा है, तब वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें यहां लिख देता हूं परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ठीक, और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, आपको एक सीधी रेखा खींचनी है और इसके एक तरफ पॉलिश कर देनी है इस तरीके से। तो ये आपने एक समतल दर्पण ड्रॉ कर दिया, एम डैश नाम दे देना। क्लियर? तो इधर का हो गया, ये हो गया पॉलिश। ठीक है, अब ये पॉलिश भी पूछते हैं किसकी की जाती है, तो सिल्वर की होती है, याद रखना। ठीक, और इधर वाला पृष्ठ हो गया आपके पास परावर्तित या परावर्तक पृष्ठ। ठीक, अब दूसरा है आपके पास गोलीय या वक्रीय भी बोलते हैं इसको, वक्रीय दर्पण। तो ये किससे मिलके बनता है? ये बनता है आपके पास, वास्तव में देखो ये जो दर्पण है वो खोखले कांच के गोले से बनता है। जैसे कि मैंने खोखला कांच का गोला बोला, ठीक है, सपोज कर ले इसका केंद्र यहाँ पर है। ठीक, तो अगर मैं यहां से इसको काट दूं तो क्या होगा? ये वाला पार्ट मिलेगा मुझे, ये वाला इस तरीके से, ये पार्ट। ठीक है, इसको अलग से लूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, इधर वाला भाग कहलाता है अंदर धसा हुआ भाग और इधर वाला भाग कहलाता है उभरा हुआ भाग। ठीक, ये अंदर वाला भाग, अंदर का भाग, और ये उभरा भाग। ठीक, तो इन दोनों भागों में से किसी एक भाग पर अगर आप पॉलिश कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा भाई? गोलीय दर्पण। क्लियर? अब बात आती है सर गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर? कि पॉलिश इधर भी कर सकता हूं और इधर भी कर सकता हूं, तो इनके आधार पर आगे दर्पण भी गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के हो जाएंगे। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं आपके पास, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण और कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। तो यहां पर देखो
उत्तल में ऊ है तो ऊ से याद रखना है कि अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ भाग हो इसका और अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश की हुई हो तो वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। और इसमें अंदर ए से आपको कॉन्सेंट करना, तो ए में क्या हुआ, अंदर धसा हुआ भाग अगर परावर्तन का काम करे और उभरा हुए भाग पर क्या की हुई हो, पॉलिश। डायग्राम इस तरीके से बना देंगे, दोनों में एक टाइप का डायग्राम बना देता हूं। तो देखो इसमें क्या है, उभरे हुए भाग किसका काम करना चाहिए, परावर्तन का, यानी कि ये भाग उभरा हुआ है तो इधर से प्रकाश आना चाहिए और पीछे के भाग यानी अंदर धसे हुए भाग पर आपको क्या कर देनी है, पॉलिश। या इसका दूसरा डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक। और इसकी बात करें तो अंदर धसा हुआ भाग किसका काम करना चाहिए, परावर्तन का, तो ये वाला भाग परावर्तन करेगा तो पीछे की तरफ पॉलिश कर दीजिए आप उभरे हुए भाग पर। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों दर्पण आपके पास, ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका विचलन कोण यानी डेविएशन एंगल, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं। तो यहां मैंने एक दर्पण बना रखा है जिससे मैंने एक परावर्तन की घटना दर्शाई है, ठीक है। यहां पर एक आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, ठीक। ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। और आपतन जो परावर्तन कोण है वो दोनों बराबर होते हैं, हम जानते हैं, ठीक। तो मुझे यहां से देखना है विचलन कोण यानी कि डेल्टा, क्लियर। तो देखिए जरा, अगर ये जो दर्पण है इसमें अगर नहीं होता तो क्या होता, ये जो आपतित किरण है वो सरल रेखा में किस तरीके से जाती, इस तरीके से जाती, ठीक। क्योंकि कब जाती है, जब ये दर्पण नहीं होता तो ये जो आपतित किरण है वो इस तरीके से इस सरल रेखा में जाती कि नहीं जाती। तो ये वास्तव में क्या हुआ, इस आपतित किरण की मूल दिशा हुई या मूल पथ हुआ, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं मूल पथ, ठीक है, मूल पथ, मूल पथ, ठीक है। किसका मूल पथ हुआ, ये आपतित किरण का मूल पथ हुआ, ठीक। ये कब हुआ, जब ये दर्पण नहीं हो। लेकिन अगर यहां पर दर्पण है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, इस दर्पण की वजह से परावर्तन होगा और परावर्तन की वजह से ये किरण इस मूल दिशा में न जाते परावर्तित दिशा में जाएगी, यानी परावर्तित किरण के रूप में जाएगी, ठीक। तो यहां पर ये जो आपतित किरण है वो अपनी मूल दिशा से कितनी विचलित हुई, कितनी मुड़ी, इसका जो कोण है वो कोण कहलाता है आपके पास विचलन कोण, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी विचलन कोण की, परावर्तन के पश्चात, ये सारी घटना परावर्तन के बाद होगी, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात आपतित किरण अपनी मूल दिशा से जितना विचलित हो जाती है या जितना मुड़ जाती है वो कहलाता है आपके पास विचलन कोण, और इसको लिखा जाता है डेल्टा से, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का कुछ कहलाएगा आपके पास डेल्टा, ठीक है। ये वाला याद रखना आपके पास, ये जो एंगल होगा वो कहलाता है विचलन कोण, ठीक। चलो इसका मान निकालते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं विचलन कोण, विचलन कोण जिसको लिखते हैं अपन डेल्टा से, क्लियर। तो देखो इसका मान कैसे आएगा, हम जानते हैं मुझे ये एंगल निकालना है तो हम जानते हैं ये क्या है भाई, सरल रेखा है। और सरल रेखा पर कितना कोण बनता है टोटल, 180 डिग्री। कौन सा, यहां से लेकर यहां तक का कितना कोण बनेगा भाई, ये 180 डिग्री। ये वाला बन जाएगा 180 डिग्री यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। मुझे केवल ये रेड वाला कोण निकालना है, तो ये दोनों कोण इसमें से घटा दूं तो रेड वाला आ जाएगा अपने आप, तो ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 180 माइनस आई प्लस आर, तो मैं यहां पर कर देता हूं आई प्लस आर, क्लियर, समझ में आ रही कुछ बात। अब हम जानते हैं यहां पर परावर्तन हुआ, और परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि जितना आई होगा उतना उतना क्या होगा, आर होगा। तो ऐसी कंडीशन में इस आर का मान भी कितना हो जाएगा, आई। तो आप इस आर की जगह भी क्या रख दीजिए, आई। तो मैं यहीं मिटा के इसको रख देता हूं आई, ठीक है। ये मैंने आई रखा, तो आई और आई जुड़ के कितना हो गया, 2i। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, तुम्हारा यहां रिजल्ट आएगा 2i, ठीक है। ये हो गया 2i, क्लियर। तो ये आपका रिजल्ट बन गया, विचलन कोण का फॉर्मूला बन गया, ठीक। करना कुछ नहीं, विचलन कोण का मान निकालने के लिए क्या करना है, जब एक दर्पण होता है 180 में से 2i करना है, 2i घटाना है। 2i घटाने का मतलब है जो भी आपको आपतन कोण दिया हुआ रहेगा उसका दुगुना करके 180 में से घटा लीजिए, क्लियर। इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक। तो यहां पर एग्जांपल 1 ले रखा है मैंने। यहां पर देखिए मैंने एक दर्पण लिया है, दर्पण एक आपतन कोण मैंने 30 डिग्री बनाया, तो ये हो गया आपके पास आई, क्लियर। तो इसके लिए विचलन कोण निकाल लिए, तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा बेटी, 180 में से तुम्हें क्या करना है, 2 इंटू आई करना है। आई का मान देखिए जरा पर कितना है, 30 डिग्री है, तो 60 घटा लीजिए 180 में से, तो बन गया 120 डिग्री, क्लियर। ये डेल्टा इसके लिए आ गया, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी कंपटीशन में पूछ सकते हैं। यहां पर स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा कि एक प्रकाश की किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, ठीक है। कहां से, दर्पण की सतह से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, तो विचलन कोण यानी कि डेल्टा का मान निकालिए,
तो अब यहां पर देखो ये है 30 डिग्री दर्पण से बन रहा है, न कि आपतन कोण है। तो आपतन कोण होता है यहां पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। तो यहां पर कितना हो जाएगा, टोटल होता 90 में से 30 गए तो कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई भाई, आई की वैल्यू आ गई। तो चलिए इसके लिए विचलन कोण निकालते हैं, डेल्टा कितना हो गया 180 में से घटा लीजिए 2 इंटू आई का मान कितना है 60, 6 दूनी 12, तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। क्लियर, तो ये तुम्हारे पास इसका आ गया विचलन कोण। ठीक, तो ये था आपके पास एकल दर्पण के लिए विचलन कोण। जब कभी भी आपको एक दर्पण मिले तब आपको करना कुछ नहीं है, 180 में से 2i घटा देना है। ठीक है, जहां i क्या है आपतन कोण। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ लेने हैं। चलो नेक्स्ट है कि अगर एक दर्पण ना होकर अनेक दर्पण हो जाए, अगर मान ले 2, 4, 6 इस प्रकार से दर्पण हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप विचलन कोण या परिणामी विचलन कोण किस तरीके से निकालोगे। ठीक है, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, जितने भी आपके पास दर्पण है उन सबका अलग अलग विचलन कोण निकाल लीजिए और इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पर बोला अनेक दर्पण यानी बहुपरावर्तन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में परिणामी विचलन कितना आएगा, जिसको डेल्टा नेट लिखा जाता है। करना कुछ नहीं है, जितने भी दर्पण है सबका अलग अलग विचलन कोण निकालिए, उनको जोड़ दीजिए। सपोज कर लीजिए मेरे पास n विचलन कोण आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा कर दूंगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस सो ऑन टू डेल्टा एंड ये वैल्यूज आपको याद रखनी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। क्लियर, चलिए इसके आधार पर तीसरी कंडीशन है, जब आपके पास केवल और केवल 2 दर्पण मिले और दोनों दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हो, यानी कुछ न कुछ कोण पर झुके हुए हो, ऐसी कंडीशन। ठीक है, सपोज कर लीजिए यहां मैंने एक एग्जांपल दिया है, उसमें क्या लिया मैंने 2 दर्पण लिया, एक का नाम M1 दे दिया, दूसरे का नाम M2 दे दिया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से 40 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, झुके हुए। ठीक, तो यहां पर देखिए एक आपतित किरण आ रही है जो कि 30 डिग्री कोण बनाते हुए आ रही है। ठीक है, ये परावर्तित होकर दूसरे दर्पण से परावर्तित होगी, तो यहां पर सपोज कर लीजिए ये 10 डिग्री का एंगल बन रहा है, कल्पना कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपतन कोण कितना हुआ 30 डिग्री, यहां पर आपतन कोण कितना बता रखा है 10 डिग्री। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको निकालना है इन दोनों दर्पणों का परिणामी विचलन कोण यानी डेल्टा नेट। तो ऐसी कंडीशन में मैंने ये वाला काम में लेना है, क्या होगा दोनों दर्पणों का अलग अलग डेल्टा निकालिए और जोड़ लीजिए। तो सपोज करें इसका आ गया डेल्टा 1 और प्लस इसका आ गया डेल्टा 2, तो इसका डेल्टा 1 अलग से निकालेंगे, इसका डेल्टा 2 अलग से निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो वापस देखिए इसको, ये हो गई आपतित किरण। अगर ये दर्पण नहीं होता तो ये किरण कुछ इस तरीके से जाती, राइट, कि ये आपतित किरण है और अगर ये दर्पण नहीं होता तो कुछ इस तरीके से जाती। ठीक है, लेकिन इस दर्पण की वजह से किधर गई, इधर गई, तो आपतन कोण कहां हो गया, सॉरी विचलन कोण कौन सा हो गया, यहां से लेकर यहां तक का, तो ये विचलन हो गया डेल्टा 1। इस डेल्टा 1 का मान निकालना, टोटल होता है 180। ठीक है, उसमें से क्या घटाना आपको, इसका दुगुना घटा दे, ये भी आई है। ठीक है, तो 2i घटा दे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 2i कितना 2 इंटू 30। ठीक है, ये हो गया पहले के लिए आपतन कोण, प्लस अब दूसरे के लिए लिखना है, तो दूसरे की कंडीशन यहां देखिए, करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, 180 में से 2i घटाओ, तो इसके लिए भी 180 माइनस 2i, यहां पर i कितना है 10 डिग्री, यहां पर i है 10 डिग्री, तो 2 इंटू 10। क्लियर, तो यहां रिजल्ट कितना आना 180 माइनस 60। ठीक है, और यहां पर कितना आना भाई 180 माइनस 20। क्लियर, तो यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 180 में से 60 गए तो 120 प्लस यहां आ जाएगा 160, दोनों को जोड़ लीजिए तो आ गए 280 डिग्री डेल्टा नेट। क्लियर आया, लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो अगर कंपटीशन में आ गया तो इतना टाइम कहां है वहां पर, राइट, मुझे भी पता टाइम नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक जादुई ट्रिक दे रहा हूं। ठीक है, केवल एक फॉर्मूला याद रखना, उस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, उत्तर निकालिए। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, ये देखो रिजल्ट कितना है इसका 280 है, उसी फॉर्मूले से इतना आएगा एक झटके में। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला यहां देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला, ठीक, इसके लिए मैं वापस एक कंडीशन ड्रा कर देता हूं। सपोज कर लीजिए 2 मिरर हो। ठीक है, क्या हो 2 मिरर, एक का नाम दे दिया M1, दूसरे का नाम दे दिया M2। ठीक, एक दूसरे पर थीटा कोण पर हो, एक दूसरे से कितने कोण पर हो, थीटा कोण पर हो, और एक प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से आई, कुछ इस तरीके से परावर्तित हुई, कुछ इस तरीके से चली गई। ठीक है, यहां सपोज कर लीजिए एंगल I बन गया, यहां सपोज कर लीजिए एंगल I डैश बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितना ही एंगल बनो, I बनो I डैश बनो, कोई मतलब नहीं। इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा नेट इज इक्वल टू 360 माइनस का 2 थीटा। ये चीज आपको याद रखना है, ये मैं रेड बॉक्स में पुट कर देता हूं, आपको अलग से याद रखना, IMP है ये।
ठीक है, क्या हो गया भाई, डेल्टा नेट बराबर कैसे आएगा ऐसे कंडीशन में, दो दर्पणों के लिए 360 में से 2 थीटा घटा लीजिए। आई नहीं घटा रहा हूं, देखिए इसमें देखिए यहां मैंने 2i घटाया था, जबकि यहां क्या घटा रहा हूं मैं, 2 थीटा, यानी जितने एंगल पर ये दोनों दर्पण झुके हुए हैं उस कोण को घटा दीजिए दुगुना करके। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं कि उस सूत्र से इसका आंसर आता है या नहीं। यहां कितना डिग्री है, 40 डिग्री रखिए, देखिए 360 माइनस रख दूंगा 2 × 40, तो कितना आ गया, 360 माइनस का आ गया 80, तो हो गया 280। ठीक है भाई, देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, तो फिर आपको इतना झंझट क्यों नहीं करना है, इतना झंझट अपने को करने की कोई भी जरूरत नहीं, आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला रखना है और उत्तर निकालने। ठीक है, तो मैं ये नीचे वाला हटा देता हूं, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, क्लियर, ये हो गया तुम्हारे पास 2 दर्पण जब थीटा कोण पर झुके होते हैं। नेक्स्ट इसकी कंडीशन है कि अगर 2 दर्पण परस्पर लंबवत हो, यानी 90 डिग्री पर झुके हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या दिक्कत है आपको, ऐसी कंडीशन में आपको करना कुछ नहीं है, थीटा का मान 90 है तो 2 × 90 कर लीजिए। चलिए इसके लिए कितना आएगा, देखिए फटाफट, नेट इज इक्वल टू आ गया 360 माइनस 2 × 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया, 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। डेल्टा नेट का मान कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया भाई। अच्छा, क्या आ गया भाई, 180 डिग्री। मतलब ये हुआ कि यहां पर जो विचलन कोण है, अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो कितना आया, 180 डिग्री आया है। अर्थात ये दोनों किरणें एक दूसरे के कैसी होगी, प्रति समांतर। तो ये नोट लिखने वाली बात यहां पर है। ठीक है, तो यहां यानी दर्पण लंबवत कंडीशन में यहां आपतित तथा परावर्तित किरण परस्पर प्रति समांतर होती है, प्रति समांतर हो जाती है। ये आपको कैसे भी पूछ सकते हैं घुमाकर। ठीक है, और ऐसी कंडीशन देखो, ये जो फॉर्मूला है उसमें कहीं पर भी आई दिख रहा है क्या आपको, आपतन कोण आई दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 2 दर्पण दिए हो थीटा कोण पर हो, थीटा का मान चाहे 30 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी हो, ऐसी कंडीशन में विचलन कोण का मान आई यानी आपतन कोण पर निर्भर नहीं करेगा, और किस पर निर्भर करेगा, ओनली केवल और केवल थीटा पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये नोट लिख देता हूं मैं, विचलन कोण का मान आपतन कोण आई पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि केवल थीटा पर निर्भर करता है। क्लियर, तो ये आपको नोट यहां पर याद रखना है। इसके बेसिस पे आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहां पर 30 डिग्री के मान लीजिए 40 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में आप निकाल सकते हो। और हाँ, जब भी कभी दर्पण आपके पास लंबवत हो तो उस कंडीशन में सीधा सीधा विचलन कोण आपको याद रखना है। कौन सा याद रखना है, 180 डिग्री। ठीक है, MTRL की फुल फॉर्म होती है मुझे तो रट लो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको 180 डिग्री याद रखना है, और साथ ही साथ बात याद रखनी है, प्रति समानांतर होगी कौन, आपतित और परावर्तित। कौन सी कंडीशन में, जब दोनों की दोनों परस्पर लंबवत हो, अर्थात थीटा कितना डिग्री हो बेटा, 90 डिग्री। ठीक है बेटा, इस सब को आप उतार लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका आंसर मैं अगले वीडियो लेक्चर में जरूर दूंगा। ठीक है, अच्छा इसको पॉज करके उतार लीजिए। थैंक यू वेरी मच।